बारे में जो कल आपका छूट गया है, जो धुंधला दिख रहा है उसके लिए हमें खेद है, इसलिए हम आपके लिए कल का रिटर्न वीडियो बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कल हम आप लोगों को राजभाषा तक की बात हम आपको बता दिए थे कि राजभाषा या राष्ट्रभाषा क्या होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको बोली बताए थे, बोली क्या है, भाषा क्या होता है। उसके अलावा हम आपको फंडामेंटल के बारे में जानकारी दिए थे। फंडामेंटल के अतिरिक्त हमने कहा था उपभाषा की संख्या कितनी है या उपबोली की संख्या कितनी है, यहाँ तक हम आपको बता दिए हैं। अब इसके आगे आपको बताया जाएगा वर्णमाला। वर्णमाला के लिए हम आपको कल वीडियो बनाए थे, लेकिन उसमें जो है कि धुंधला दिख रहा है, कुछ लोगों का कमेंट आया है। तो आइए हम लोग बात करते थे वर्णमाला पे। तो वर्णमाला है, तो वर्णमाला में हमने कहे थे कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52, यानी कि 52 कुल वर्णों की संख्या है, जिसमें ताश के पत्ते में कुल 52 पत्तियां भी होती है। तो इसको वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, यानी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। बाबू हम एक देख सकते हैं, एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, स्वर को अब क्या किया जाएगा कि स्वर की सबसे पहले हम डिफिनेशन देखेंगे, यानी परिभाषा। तो स्वर की परिभाषा एनसीईआरटी पैटर्न के लेवल से देखेंगे तो हमारे फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु जब हमारे मुख विवर में कहीं न कहीं अवरुद्ध होकर जिन वर्णों का उच्चारण करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब बात होगी कि मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया था और उत्पत्ति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण किया गया था। इसके पहले हमने आपको बताया थे कि स्वर की कुल संख्या पूछी जाती है बात, कि स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या पहले जो थी बाबू वह 13 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान में पूछा जाता है तो वर्तमान में कुल कितनी संख्या है, 11 है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि 2 संख्याएं बाहर निकाला गया तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो स्वर की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि हिंदी के कुछ व्याकरणचार्यों का कहना था कि अंक और अ को स्वर की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 माइनस किया गया, जिसका नामकरण किया गया। एक को हम क्या कहे हैं, अह, दूसरे को क्या कहे हैं, अंक और अह। इसका नामकरण किया गया तो इसको कहा गया कि ये है अनुस्वार, और इसको नामकरण किया गया तो इसको बताया गया ये है विसर्ग। ठीक है, तो ये अनुस्वार है और ये क्या है, विसर्ग है, और दोनों का नामकरण किया गया तो कहा गया ये है अयोगवाह। अयोगवाह ये आपका आबकारी पुलिस में पूछा गया सवाल है। वीडियो 2016 विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी ग्राम विकास खंड के पेपर में पूछा गया है पेपर में। अब हम बात करते हैं कि मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2 और 3। पहला आपका आता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा जो आता है आपका दीर्घ स्वर, दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर, और तीसरा पॉइंट आपकी बनती है प्लुप्त स्वर। तीसरा पॉइंट है आपका प्लुप्त स्वर। अब देखा जाएगा ह्रस्व स्वर की जो परिभाषा होती है मित्र, वो होती है हमारे फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु जब अल्प मात्रा में होकर के जिन वर्णों का उच्चारण करती है। अल्प मात्रा का मतलब हो गया कि कम से कम समय जिन वर्णों का उच्चारण में करते समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी संख्या कुल है हमारे पास 4 संख्या है, बड़ा छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है कि दीर्घ स्वर की परिभाषा हो जाएगी। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा ये होगी कि हमारे फेफड़े से निकलने वाली प्राणवायु जब अल्प मात्रा में न होकर के दीर्घ मात्रा में हो, यानी कि दीर्घ का मतलब ही हो गया कि अल्प मात्रा से अधिक, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लेने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर।
ठीक है। अब इनकी संख्या पूछी जाती है तो इनकी संख्या आपको बताया गया था, इनकी संख्या को कितना होता है 7 होती है। 1 2 3 4 5 6 7। आपका सबसे पहले बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ, फिर ए आता है, ए आते हैं, ओ आते हैं और औ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4 5 6 7, यानी टोटल संख्या आपको 7 मिल गई, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपके हो चुके। अब एक लास्ट पॉइंट बचती है जिसका नाम है पुलुप्त स्वर। तो पुलुप्त स्वर की परिभाषा बताई जाती है। पुलुप्त स्वर की परिभाषा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लेने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, हम कहते हैं ओम। ओम जैसे ही हम बोलते हैं तो ओम बोलने में हमारा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लेने लग रहा है, क्योंकि आप बोल के देख सकते हैं जैसे आपने ह्रस्व स्वर का उच्चारण किए अ बोले कम से कम समय लगा, जैसे ही दीर्घ स्वर का उच्चारण कर रहे हैं बोल रहे हैं आ, यानी कि ह्रस्व स्वर से अधिक समय लेने लग रहा है, इसे दीर्घ स्वर कहा जा रहा है। जैसे ही हम उच्चारण कर रहे हैं ओम, यानी कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लेने लग रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर मित्र। या हम कह सकते हैं संगीत आलापने में, या हम कह सकते हैं कि संगीत आलापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। या हम कह सकते हैं किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को पुकारने के लिए हम प्रयोग करते हैं पुलुप्त स्वर का। जैसे आप किसी भी वर्ड को बार बार खींचते हैं, जैसे आप देख सकते हैं संगीत आलापने का मतलब कोई भी आप सॉन्ग सुनिए तो उसमें किसी भी वर्ड को बहुत तेजी से खींचता है ताकि आपको पता चलता है कि ये पुलुप्त स्वर है, क्योंकि पुलुप्त स्वर की डिफिनेशन ये है कि ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर दोनों से अधिक समय लेने वाले को हम पुलुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, ये तो था मात्रा के आधार पे स्वर के भेद। अब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पे स्वर के भेद। ठीक है, तो आइए आपको उत्पत्ति के आधार पे स्वर के भेद का वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार स्वर के भेद। उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कुल कितने भेद होते हैं मित्र? 4 भेद, 1 2 3 और 4। पहला आपका होता है समृद्ध और दूसरा आपका होता है अर्धसमृद्ध। क्या होता है? अर्धसमृद्ध होते हैं। और तीसरा आपका होता है विपरीत, तीसरा होता है विपरीत, और आपका 4 नंबर बनता है अर्धविपरीत। क्या होता है? अर्धविपरीत बन जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कुल 4 भेद है, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत। ऐसा वर्ड जो हम जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख पूरा ओपन यानी पूरा खुलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विपरीत या समृद्ध। और ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख अर्ध खुलते हैं। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, यानी ऐसे वर्डों को जो बोलने में हमारा मुख कम से कम खुले, लगभग बंद के आकार का होता है, उसी को हम अर्ध समृद्ध या अर्ध विपरीत कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे था स्वर का वर्गीकरण। अब स्वर के वर्गीकरण हो गया, स्वर की डिफिनेशन हो गई, स्वर की परिभाषा हो गई, स्वर की कुल संख्या हो गई, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुप्त स्वर क्या है, इनकी संख्या क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, फिर उसके बाद में अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, अयोगवा क्या है, पहले संख्या कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, सारी बातों का उल्लेख कर दिया गया है। ठीक है, अब वर्गीकरण किया जाएगा, व्यंजन का वर्गीकरण किया जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, व्यंजन के वर्गीकरण के लिए आपको सबसे पहले एक ट्रिक बताई जाएगी, जिस ट्रिक का नाम है कचट्टा। ठीक है, व्यंजन का वर्गीकरण किया जाएगा। तो व्यंजन है, अब सबसे पहले पूछा जाता है कि व्यंजन की कुल संख्या। तो व्यंजन की कुल संख्या आपको बताए गए थे, तो व्यंजन की कुल संख्या कितनी है मित्र? 33 है। आप कभी पढ़ेंगे रस, हिंदी में ही रस होता है, अगर इसमें पढ़ेंगे रस में एक होता है संचारी भाव। संचारी भाव, तो संचारी भाव की भी संख्या आपको 33 है। ये आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2016 के एग्जाम में पूछा गया है कि संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की कुल संख्या 33 है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देखिए कचट्टा की बात हो रही थी,
तो कचट तब में आपको बताया जाएगा कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग क्या होते हैं, कंठ, तालम, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ क्या होता है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इन सब बातों को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे कि ये क्या हो गया, ये आपका क वर्ग हो गया। ठीक है, क वर्ग हो गया। अब ये आपका हो गया च वर्ग हो गया, ये आपका च वर्ग हो गया, क च ट। अब फिर आगे हो जाएगा त वर्ग और इसके आगे हो जाएगा प वर्ग, यानी कि कचट तक क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। इसमें आपके जो वर्ग में लेटर आते हैं, ठीक है, अब इनको हम देखेंगे तो इसमें आप देखते हैं क आता है, ख, ग और घ अंग, ठीक है। अब इसके अलावा च वर्ग में आप देखेंगे च, छ, य, झ, इया, ठीक है। अब इसमें आएगा हमारा अड़, ठीक है। फिर आएगी त वर्ग, धनुष और न। फिर प वर्ग में आएंगे प, फ, ब और भ और म, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये जानकारी है कि ये क, ख, ग, घ है, लेकिन हम देखेंगे कि क वर्ग है कि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग कौन सा वर्ग है और इसका उच्चारण स्थान क्या है। सवाल यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि अगर पूछ दिया जाए कि कंठ ध्वनियां कौन सी है, ऑप्शन आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन रख दिया जाएगा, इसमें रख दिया जाएगा च है कि ट है कि प है कि क, तो आपको ऑप्शन एक ही है, न तो च है, न तो ट है, न तो प है, लेकिन क आपकी कंठ ध्वनियां है, क्योंकि अभी अभी हम बताए थे कल आपको कि क वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, कंठ होता है, और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है, और ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य होता है, ठीक है। और आप जाएंगे क वर्ग पे तो फिर आपका होता है दंत। आप देखते हैं जैसे ही बोलेंगे दंत से तब इसका उच्चारण स्थान किया जाएगा, और प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंठ से हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, यानी कि जो एयर निकल रही है इन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारा एयर कंठ से होकर के निकल रही है, इसलिए हम इसको क, ख, ग को क्या कहते हैं, कंठ ध्वनियां कहते हैं। जैसे ही हम तालव्य का उच्चारण करते हैं, जैसे आप बोलेंगे च है, छ, ज, झ, जैसे ही इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जो है कि हमारे तालु को स्पर्श करते हुए इन वर्णों को बाहर फेंकती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ये तालव्य ध्वनियां है। आप देख सकते हैं बोलकर जैसे ही आप च, छ बोल रहे हैं उस वैसे ही आपकी जिह्वा आपके तालु को स्पर्श करते हुए इन वर्णों को बाहर फेंक रही है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या है, ये तालव्य ध्वनियां है, ठीक है। अब यहाँ पे मूर्धन्य ध्वनियां की बात होगी, जैसे ही आप बोलिए ट है, ठ है, ड है, ढ, आप जैसे ही आप मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा, हमारे जबड़े, मूर्धन्य का मतलब होता है शरीर का सबसे कठोरतम पार्ट जिसको जबड़ा कहा जाता है, जैसे ही आप ट ठ बोल रहे हैं आपकी जिह्वा लुंठित हो जाकर के अपने जबड़े वाले हिस्से को टक मार रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दंत पे, बात करेंगे तो दंत का मतलब त है, द, ध, न, ठीक है। तो जैसे ही हम देखिए त, थ, द, ध, जैसे बोल रहे हैं हमारी जिह्वा हमारे दांत को स्पर्श करते हुए जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दंत ध्वनियां या दंत वर्ड, ठीक है। आगे आपकी लास्ट पॉइंट बचती है जिसको हम कहते हैं ओष्ठ। ओष्ठ क्या होता है, जैसे प बोले फ, ब, भ, जैसे आप प, फ, ब बोल रहे हैं वैसे आपका ओठ एक दूसरे ओठ को स्पर्श करते हुए इन वर्णों को बाहर फेंक रहा है, जिसके कारण से इसे हम ओष्ठ ध्वनियां या ओष्ठ वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ क्या है, कचट तप क्या है और कचट तप वर्ड में कितने आते हैं। क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, जैसे नंबर क्वेश्चन 1 हम बना दिए, जैसे हम कह दिए ट वर्ड या ट ध्वनि है, तो ट ध्वनि है तो कौन सी है, ऑप्शन आपका A, B, C और D 4 ऑप्शन बन जाएंगे। यहाँ पे दे दिया जाएगा कि ये कंठ है कि तालव्य है या मूर्धन्य है या आपका दंत है। तो इसमें आप देखेंगे ट है तो ट ये केवल मूर्धन्य में पाएंगे और आप किसी में नहीं पाएंगे, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C वाला आपका आंसर हो जाएगा कि ये जो है कि मूर्धन्य ध्वनियां है।
अब इसके अलावा आपको देखा जाता है कि कचट शब्द का प्रत्येक पांचवा वर्ड का मतलब ये पांचवा वर्ड, कचट शब्द का प्रत्येक का प्रत्येक पांचवा वर्ड, 1 2 3 4 5, पांचवा वर्ड यानी 1 2 3 4 5, ये पांचवा वर्ड को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? अनुनासिक कहेंगे। ठीक है, अनुनासिक, इसको हम अनुनासिक कहेंगे। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जिसका उच्चारण नाक प्लस मुख के सहायता से किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का दूसरा नाम पूछा गया है तो हम उसको दूसरे नाम से जानते हैं, पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं। यानी कि पंचमा अक्षर अनुनासिक के दूसरे नाम को हम जानते हैं कि अनुनासिक व्यंजन को पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। इसी को कहा जाता है कचट शब्द का प्रत्येक पांचवा वर्ड को अनुनासिक या पंचमा अक्षर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान नाक और मुख के सहायता से किया जाता है, जिसको हम कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कचट शब्द में जो लेटरों की संख्या होती है, तो यहाँ पे आपका पूछा जाता है कभी कभी स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हम देख सकते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन जैसे 1 2 3 4 5, यानी हम कह सकते हैं 5 1 2 3 4 5, यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 × 5 बराबर 25 हो जाएंगे। यही 25 जो है कि स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या होती है। अब सवाल उत्पन्न हो जाएगा कि अनुनासिक समझ गए हैं, निरानुनासिक। निरानुनासिक अगर पूछा जाए, निरानुनासिक का मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक की सहायता न लिया जाता है, तो उनकी संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पे 5 है, अनुनासिक का माइनस कर देंगे 5, यानी 25 - 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 20। और यही 20 वर्ड जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं किसके? निरानुनासिक के वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे। अनुनासिक हो गया, अब कचट शब्द हो गया, फिर निरानुनासिक हो गए और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या हो गई। अब बात होगी आपके अंतस्थ व्यंजन। बात किसकी होगी आपकी? अंतस्थ व्यंजन। अब पॉइंट में देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन को देखेंगे। एक अंतस्थ व्यंजन होता है और एक उष्म व्यंजन होता है। ये क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। और एक होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन का दूसरा नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और 4 नंबर आप देखेंगे जिसका नामकरण किया गया है, इसका है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसके बाद इसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कुल कितनी है बाबू? 4। कौन कौन सी है? य, र, ल और व। इसमें जो य है और व, इन दोनों को हम अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। इन दोनों को किसके नाम से जानते हैं? अर्ध स्वर के नाम से जानते हैं। और जिसमें र आपका है, तो र को आप किसके नाम से जानते हैं? लुंठित वर्ड के नाम से जानते हैं। लुंठित, या हम कह सकते हैं इसको ही प्रकंपित वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ल जो है, ल को हम पार्श्विक वर्ड के नाम से जानते हैं, या इसी को ईसत वर्ड भी कहा जाता है। यानी कि आप समझ गए, य र ल व है, तो इसमें अर्ध स्वर कौन है? पार्श्विक ईसत वर्ड कौन है? लुंठित या प्रकंपित वर्ड कौन से हैं? इसके अलावा हम बात करेंगे उष्म व्यंजन की। उष्म व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए तो उष्म व्यंजन की भी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा? आप देखते हैं स है, स है, स है और ह। तो इस स का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको ये बताना रहता है। तो इसका नाम क्या है? आप इसको कहेंगे ये तालव्य स। ये कौन सा स है? तालव्य स। इसको आप क्या कहेंगे? ये आपका दंत स। ठीक है, और इसको आप क्या कहेंगे? आपका मूर्धन्य स। ये आपका कौन सा है? मूर्धन्य स। और ह को हम क्या कहते हैं? ये काकल्य वर्ड, काकल्य ध्वनिया के नाम से इसको जानते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि काकल्य वर्ड कौन है, तो काकल्य वर्ड आपके ह से हल है। ठीक है, अब आगे हम बढ़े पॉइंट 2। यहाँ पे अब तीसरा बात होगा द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन।
और इनकी संख्या हम आपको बताएं कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन, अंग और ढ, ठीक है, 1 और 2, इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षेप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब लास्ट की पॉइंट बचती है जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन को समझने के लिए सबसे पहले संयुक्त व्यंजन की परिभाषा समझनी पड़ेगी हमको। तो संयुक्त व्यंजन की डिफिनेशन है, जब 2 वर्णों के योग से मिलकर के किसी अन्य वर्ण का निर्माण हो जाता है तब हम उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जब 2 वर्णों के योग से मिलकर के किसी अन्य वर्ण का निर्माण हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनकी संख्या अगर पूछी जाए कि संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, तो संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या हमारे पास 4 होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है और 4। कौन कौन, छत्री होता है, त्रिशूल, ज्ञानी और स्र। ठीक है, छत्री आपस में क हलंत मूर्धन्य स आपस में मिलता है तो छ से छत्री का निर्माण होता है। त्रिशूल में त हलंत और र आपस में मिलता है तो त्र का निर्माण होता है त्रिशूल में। ज्ञानी में आपका ज हलंत इया आपस में मिलता है तब इसका निर्माण होता है। ठीक है, और स्र में आपका तालव्य स रहता है प्लस र, तो आपका त्रिशूल स्र का निर्माण होता है। तो आप देखें छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और स्र किन 2 वर्णों के युग से मिले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, आप इनको आपस में मिलाएंगे तो इनका निर्माण होगा, और इनको आपस में मिलाएंगे तो इनका निर्माण होगा, और इनको आपस में मिलाएंगे तो इनका निर्माण होगा, और इनको आपस में मिलाएंगे तो इनका निर्माण होगा। अगर जैसे आपसे सवाल पूछा गया था वीडियो में 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया, इसमें आप देख सकते हैं सवाल था क्वेश्चन कि 6 से छत्री जो होती है, छत्री के पहले कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे वर्णमाला के अनुसार, तो वर्णमाला के अनुसार जैसे ही आप देखेंगे तो वर्णमाला में छत्री के पहले ह से हल आता है, ह से हल के बाद आता है छ से छत्री। लेकिन हम उसको उस एंगल से नहीं देखेंगे, हमें देखना है कि संयुक्त अक्षर पहली बात है छ से छत्री, और छ से छत्री जब संयुक्त अक्षर है तो संयुक्त अक्षर जब है तो उसकी डिफिनेशन है जब 2 वर्ड आपस में मिलते हैं। तो यहाँ से पता चलेगा कि 2 वर्ड आपस में मिले हैं तो छत्री के पहले कौन सा वर्ड आएगा, तो आपका कौन आएगा, क आएंगे। ठीक है, क से क आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरी बात बता दिया गया है कि पूरी वर्णमाला आपको 20 से 22 मिनट में प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।